राकेश फिजिक्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल मैंने आपको माइक्रोस्कोप करवाया था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। उस वीडियो को देखेंगे। वो 5 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस बार एकदम आने की उसकी पूरी संभावना है, इसलिए उसको अच्छे से कर जाइए। इसी प्रकार जो मैंने लेंस मेकर सूत्र बताया था, लेंस मेकर सूत्र भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये दोनों ध्यान रखना है कि ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है इसमें, वो है आपका खगोलीय दूरदर्शक या दूरबीन भी बोलते हैं इसको। और खगोलीय दूरदर्शक आज हम लोग करेंगे। तो आप देख रहे हैं बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है खगोलीय दूरदर्शक, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। और मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये भी टॉपिक बहुत बड़ा है। तो अगर मैं साथ साथ लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया है और समझा दूंगा। और समझाते समझाते आप उसको फिर से, इसको अगर कहीं दिक्कत होता है तो पहले वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, उसके बाद मेरा सुन लीजिएगा, जिससे कि आप लिखने के बाद अगर सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, या सुनने के बाद लिख सकते हैं फिर से वीडियो को रिवाइंड करके, और वहाँ से आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या लिख रखा है कि खगोलीय दूरदर्शक है। दूरदर्शक से ही समझ में आता है कि दूर की चीज़ों को देखा जाता है। और खगोलीय नाम दिया गया इसलिए क्योंकि इसकी सहायता से खगोलीय वस्तुओं को ज़्यादातर देखा जाता है। ऐसे तो दूर की वस्तुओं को भी आप देख सकते हैं, इसलिए दूरदर्शक है। तो जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है उसकी सहायता से हम दूर की वस्तुओं को देखते हैं। और एक प्रकाशिक उपकरण है, क्योंकि ये जो प्रकाश की किरणें हैं उसका प्रयोग करता है किसी भी चीज़ को का प्रतिबिंब बनाने के लिए। मतलब कोई वस्तु दूर में रखी हुई है, उसका प्रतिबिंब तभी बनाएगा जब दूर की वस्तु से उसके ऊपर प्रकाश की किरणें आएंगी। तो खगोलीय दूरदर्शक इसीलिए एक प्रकाशिक उपकरण है जिसकी सहायता से हम दूर की वस्तुओं को देखते हैं। और मुख्य तौर पर कैसे वस्तुओं को देखते हैं, तो खगोलीय वस्तुओं को देखते हैं, जिसमें ग्रह आते हैं, चंद्रमा आती है, तारे आते हैं, फिर आपके उल्का पिंड है। ये सारे के सारे चीज़ों को, घटनाओं को देखा जाता है टेलीस्कोप के रूप में। आपने सुना होगा कि अमेरिका ने जो है सैटेलाइट जो के रूप में एक हबल टेलीस्कोप लगा रखा है। तो हबल टेलीस्कोप से क्या करते हैं, जो खगोलीय पिंड है उसी को, उसी की मतलब जो हमारे आकाश में जो भी घटनाएं होती हैं, खगोलीय घटना तो दूर में होती हैं, उनको देखा जाता है ना। उसी से पता चलता है कोई उल्का पिंड पृथ्वी की तरफ आ रहा है तो उससे बचने की कोशिश रहती है। तो इस तरह की बातें हैं जो दूरबीन से या दूरदर्शक से होती हैं। संरचना में क्या है, जैसे हमने यहाँ पे संरचना लिखा है। संरचना, तो ये आपका खगोलीय दूरदर्शक क्या होता है उसके बारे में। खगोलीय दूरदर्शक एक प्रकाशिक उपकरण है जिसकी सहायता से दूर की वस्तुओं, मुख्य तौर पर खगोलीय वस्तुओं, ग्रह, चंद्रमा, तारे आदि को देखा जाता है। संरचना में क्या है, तो संरचना मतलब कैसे बना होता है, तो ये भी दो उत्तल लेंस से बना होता है। एक को अभिदृश्यक बोलते हैं, दूसरे को नेत्रिका बोलते हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में जो आपको माइक्रोस्कोप जो बताया, सूक्ष्मदर्शी जो बताया, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में भी दो लेंस होते हैं, दोनों उत्तल लेंस होते हैं। एक को अभिदृश्यक बोलते हैं, दूसरे को नेत्रिका बोलते हैं। वहां पे जो अभिदृश्यक लेंस है उसका फोकस दूरी छोटा होता है और द्वारक छोटा होता है। यहाँ पे जो अभिदृश्यक लेंस है, ये इसकी फोकस दूरी बड़ी होती है, इसका जो द्वारक होता है वो बड़ा होता है। तो ये जो अभिदृश्यक है, जब भी अभी चित्र बनाएंगे तो आप देखिएगा कि अभिदृश्यक का जो फोकल लेंथ है वो बड़ा होता है, क्योंकि इससे हम दूर की वस्तुओं को देखते हैं। तो अभिदृश्यक, जिसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, वो ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने वस्तु होता है। मतलब दूर की वस्तु, चाहे वो तारे हो चाहे ग्रह हो, उसके सामने अभिदृश्यक रखा जाता है। उसी से अभिदृश्यक के ऊपर किरणें आती हैं और उस वस्तु का ये प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब आपका अभिदृश्यक बना के देता है ना। और वो कहाँ बनना चाहिए, तो नेत्रिका के, फिर से नेत्रिका के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच बनना चाहिए, जैसे आपने उसके अंदर सूक्ष्मदर्शी के अंदर पढ़ा था। तो उस तरीके की बात है, लेकिन इसका फोकस बड़ा होता है और अपर्चर भी बड़ा होता है, तो ये लेंस बड़ा होता है।
जो प्रतिबिंब है, जो फाइनल अंतिम प्रतिबिंब बनाता है वो नेत्रिका बनाता है, जो नेत्र के पास होता है। तो इसलिए नेत्रिका बोलते हैं क्योंकि नेत्र के पास होता है। आप इसी लेंस के की सहायता से आप वस्तु के प्रतिबिंब को देखते हैं। तो अभिदृश्यक का द्वारक और फोकस दूरी बड़ा होता है, जबकि नेत्रिका का फोकस दूरी और द्वारक छोटा होता है। ये ध्यान रखिएगा, दोनों उत्तल लेंस के का बना होता है। अभिदृश्यक और नेत्रिका समाक्षीय होते हैं, एक ही अक्ष पे होते हैं। जो आपका सूक्ष्मदर्शी था वो भी एक ही अक्ष पे, एक ही मुख्य अक्ष जो था प्रिंसिपल एक्सिस, उसके ऊपर वो भी रखा हुआ था। ये भी एक ही अक्ष के ऊपर होता है, एक ही इसका मुख्य अक्ष है जिसके ऊपर दोनों स्थित होता है, इसलिए समाक्षीय होते हैं, जिनके बीच की दूरी को दंड चक्र व्यवस्था द्वारा समायोजित किया जाता है। तो दंड चक्र व्यवस्था, जिसको रैक एंड, ये जो दिख रहा है, जिनके बीच की दूरी को दंड चक्र व्यवस्था द्वारा समायोजित किया जाता है, जिसको रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट हमने पिछले वीडियो में जो सूक्ष्मदर्शी था उसमें भी लिखा था, दंड चक्र व्यवस्था द्वारा समायोजित किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट होता है। ये संरचना है, संरचना हो गया। इसके बाद हम लोग इसका सिद्धांत करेंगे, तब कंस्ट्रक्शन बनाएंगे, ठीक है ना, या कंस्ट्रक्शन बना के भी सिद्धांत लिख सकते हैं। तो सब इसके बाद जो है हम इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे, और कंस्ट्रक्शन जो चित्र बनाएंगे तो आपको और भी चीजें समझ में आएगी। उसके बाद हम उसका सिद्धांत लिखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम चित्र बनाते हैं। ये देखिए, ये चित्र हम बनाना शुरू किए हैं। ये क्या है, अभिदृश्यक लेंस है, उत्तल लेंस है एक, है ना। उत्तल लेंस का फोकस दूरी बड़ा होता है, द्वारक बड़ा होता है। तो इस बार ये लेंस को बड़ा बनाएंगे। सूक्ष्मदर्शी में आपने इस लेंस को छोटा बनाया था, है ना। तो ये जो है आपका उत्तल लेंस है, इसका द्वारक बड़ा है, मतलब ये बड़ा बनाएंगे ये वाला, और फोकस दूरी बहुत बड़ी होती है, तो वो हम बनाएंगे। अब इस लेंस के ऊपर चूंकि बहुत दूर में वस्तु स्थित है, इसलिए उस वस्तु से आने वाली किरणें आपस में समानांतर होती है। ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी कोई वस्तु बहुत दूर स्थित होती है, अनंत पे स्थित होती है, जैसे ग्रह नक्षत्र हैं, ये आपके जितने भी प्लानेट हैं या चंद्रमा है या सूर्य है, वो बहुत दूर स्थित है, तो वहां से आने वाली किरणें आपस में समानांतर मानी जाती है। तो वो किरणें आपस में जब आती है, मतलब जितनी भी किरणें आएंगी वो एक दूसरे से समानांतर होंगी, उसको समानांतर लिया जाता है। तो इस लेंस के ऊपर, जैसे लेंस को आपने रखा किसके सामने, तो जो आपके ग्रह है या जो आपके चंद्रमा है ना, उसके सामने रखा। आपको देखना है प्लानेट को, पृथ्वी से आप देखना चाह रहे हैं दूसरे ग्रह को, मंगल को देखना चाह रहे हैं, तो मंगल से जो किरणें आएंगी इसके ऊपर, उसी का ना प्रतिबिंब बनाएगा। मंगल से जब तक इसके ऊपर किरण नहीं आएगी तब तक ये प्रतिबिंब नहीं बनाएगा। इसलिए इसको बड़ा बनाया जाता है कि कहीं से भी किरण आए तो इसके ऊपर आ जाए, लेकिन वो किरणें आपस में समानांतर होती है, तो समानांतर बनाएंगे, ये ध्यान रखना है। इसलिए मैं साथ साथ चित्र बना रहा हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे किरणें जो है दूर स्थित वस्तु से समानांतर आएगी, तो उसको समानांतर बनाएंगे। यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र है, और प्रकाशिक केंद्र से होती हुई जो भी किरणें होती है वो आपको पता है समानांतर होती है, तो वो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे समानांतर किरणें। तो थोड़ा सा ऊपर से मत बनाइएगा, ऊपर से बनाएंगे तो बहुत नीचे चला जाएगा, नीचे से बनाएंगे, क्योंकि आपके लेंस के ऊपर जो किरणें हैं बहुत छोटा कोण बनाएगा, है ना। तो इसलिए उस बात को ध्यान रखिएगा। इसको बनाएंगे छोटा, एक किरण ऐसे लेते हैं, ठीक है ना। ये किरण हमने ले लिया, एक किरण, दूसरा किरण इस तरीके से लेंगे, समानांतर किरण लेना है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, किरण समानांतर होनी चाहिए। ये देखिए, हमने ये समानांतर किरणें लिया, है ना, ये समानांतर किरण हो गई। समानांतर किरण वस्तु से आ रही है ना, हमने डॉटेड लाइन बनाया क्योंकि ये बहुत दूर से आ रही है, तो वस्तु से ये समानांतर किरणें आती है। समानांतर किरणें जब भी आपस में किरणें जब भी समानांतर आपतित होती है किसी उत्तल लेंस पे, तो आपस में मुख्य अक्ष के समानांतर नहीं है। अगर मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें आपतित होती हैं तो इधर जो फोकस होता है उससे होकर के गुजरती है ना। अगर मान लीजिए ये उत्तल लेंस है ना, और उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष हो गया, प्रकाशिक केंद्र है, इसको ऑब्जेक्टिव ले लिया मैंने, तो प्रकाशिक केंद्र के
प्रकाशिक केंद्र से होती हुई किरणें, तो आपको पता है कि जब भी कोई प्रकाशिक केंद्र से होकर किरण गुजरती है तो उसमें कोई भी अपवर्तन नहीं होता, सीधी चली जाती है, ठीक है ना। लेकिन ये मुख्य अक्ष जो है, मुख्य अक्ष के समानांतर अगर किरणें आती है, ये मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें हैं, ये अपवर्तन के बाद एक बिंदु से गुजरती हैं, वो फोकस कहलाता है, ठीक है ना। ये समानांतर किरणें की बात कर रहा हूं, लेकिन मुख्य अक्ष के समानांतर होना चाहिए। अगर मुख्य अक्ष के समानांतर नहीं है, जो कि आपने अभी बनाया था, मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें नहीं बनाया आपने, किरण ऐसे ले लिया है ना, आपने किरण इस ऐसे लिया है, तो आपस में किरण समानांतर है। अगर आपस में किरण समानांतर होती है तो ये जब जहां पे काटती हैं, है ना, ये एक दूसरे को जहां पे कट करती हैं, जैसे इसको हमने बढ़ा दिया, तो जहां पे कट करती हैं वो फोकस, वहीं पे फोकस होता है। तो फोकस के नीचे कहीं कट करती है, मतलब फोकल प्लेन पे कट करती है। जब मुख्य अक्ष के समानांतर होती है तो फोकस से ही गुजरती है, लेकिन जब आपस में समानांतर होती है, मुख्य अक्ष के समानांतर नहीं होती है, तो फोकस प्लेन पे काटती है। फोकल प्लेन जिसको कह सकते हैं, फोकस का जो तल होता है उस पे काटती है, मतलब फोकस बिंदु के नीचे ही कहीं पे कट करती है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो उसी चीज को यहाँ पे बनाएंगे कि आपस में देख रहे हैं ये समानांतर है, लेकिन मुख्य अक्ष के समानांतर नहीं है। मुख्य अक्ष ये है आपका, तो मुख्य अक्ष के अगर समानांतर है नहीं है, तो ये दोनों किरणें जहां पे कट करेंगी वो फोकस प्लेन होगा, ठीक है ना, फोकल फोकल तल होगा। तो इस तरीके से बना दिया हमने। तो देख रहे हैं इसका जो जहां पे कट कर रहा है वो है आपका ये वाला प्रतिबिंब। तो दूर स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो ए डैश बी डैश यहाँ पे बनेगा, है ना। वस्तु यहाँ है, उसका दिख रहा है यहाँ पे उल्टा प्रतिबिंब बनता है। उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होता है और ये वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ये दूर स्थित वस्तु जो है इस लेंस के ऊपर कितना कोण बना रहा है, तो ये वाला कोण बना रहा है ना। ये मुख्य अक्ष के साथ इतना कोण है, इसको मैं अल्फा मान लेता हूँ, अल्फा कोण, ठीक है ना, तो अल्फा मान लिया। अब ये वाला जो है, ये जो किरण आता है, हमने कहा था कि ये जो अभिदृश्यक है उसका फोकस दूरी बड़ा होता है, लेकिन ये वाला जो लेंस है ये होता है नेत्रिका। नेत्रिका की फोकस दूरी छोटी होती है, तो नेत्रिका को ऐसा बनाएंगे जिससे कि इसका फोकस दूरी छोटा है, और नेत्रिका के फिर से वही चीज, नेत्रिका के प्रकाशिक केंद्र और फोकस दूरी के बीच में ये बन जाए, जिससे कि उसका हमको प्रतिबिंब मिले। तो ये जो है छोटा सा बनाएंगे, ये हमने जो देखिए छोटा सा बना लिया, है ना। तो ये वाली किरणें यहाँ आई और ये वाली किरणें जो है यहाँ आई, है ना। और जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके प्रकाशिक केंद्र से एक होता हुआ लाइन खींच लेंगे, इस तरीके से प्रकाशिक केंद्र से होता हुआ लाइन खींच लिया हमने, है ना। ये है आपका आई पीस। जैसे हमने पिछले वाले में सूक्ष्मदर्शी में आपको समझाया था, उसी तरीके से इसको बनाना है। थोड़ा सा केवल अंतर यह है कि इसका फोकस बड़ा है, इसका फोकस अभी छोटा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये प्रकाशिक केंद्र हो गया आपका, इसको ई आई पी से तो ई लिख दिया। अब क्या कहे थे कि यहां से होता हुआ लाइन दीजिए, क्योंकि ये भी इसको क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। तो यहां से लाइन खींच देंगे इस तरीके से, है ना। ये डाइवर्ज करेगा, इसको डॉटेड लाइन से मिलाएंगे। फिर यहां से भी लाइन खींच देंगे इस तरीके से, इसको डॉटेड लाइन से मिला देंगे, ठीक है ना, पीछे। क्योंकि ये जो किरण है वो इधर अपवर्तित होगी, ये किरण यहां से इधर अपवर्तित होगी, उसको पीछे मिलाते हैं तो यहाँ पे मिलता हुआ नजर आता है। ये प्रकाशिक केंद्र से होती हुई जो किरणें हैं, प्रकाशिक केंद्र से ये किरण जो प्रकाशिक केंद्र से होती हुई जा रही थी, इसके अंदर अपवर्तन नहीं होगा। मतलब क्या है, ये वस्तु तो आपका अनंत पे, अनंत से वस्तु, अनंत पर स्थित वस्तु से जो किरणें हैं वो समानांतर होती हैं आपस में। जब वो समानांतर किरणें इसके ऊपर आपतित हो रही हैं, तो वो जब कटती है तो वो फोकस प्लेन पे कटती है, मतलब ये फोकल प्लेन होता है। ए डैश बी डैश जहां पे बनता है वो एफ, इसका एफ नॉट होता है। तो मतलब ये यहाँ पे आप एफ नॉट लिख सकते हैं, मैं ये इसको यहाँ पे एफ नॉट लिख देता हूँ, ए डैश यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरीके से। तो ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बन रहा है, एफ नॉट है, ये फोकल प्लेन के ऊपर बनता है ना। और फोकल प्लेन के ऊपर जो प्रतिबिंब बनता है एफ ए डैश बी डैश, उस प्रतिबिंब को इस तरीके से बनाते हैं कि इसके प्रकाशिक केंद्र और इसका जो फोकस दूरी है, कहने का मतलब ये वाला यहाँ पे कोई ले लें तो इसको एफ ई डैश बोल देंगे,
कल मैंने इसका एफ ई डैश होगा, इसका एफ ओ होगा। दाया साइड वाले को हमने डैश से नहीं लिखा है, बाया साइड वाले को डैश से लिखा। तो इसका एफ ई डैश, ये प्रकाश, ये जो हो गया फोकस हो गया, और ये इसका प्रकाशिक केंद्र हो गया। दोनों ऑप्टिकल सेंटर जिसको बोलते हैं, दोनों के बीच में ये प्रतिबिंब स्थित हो गया। तो इसका उल्टा प्रतिबिंब, सॉरी, उसका आभासी प्रतिबिंब सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब ये वाला लेंस बनाएगा। जैसे हमने उसके अंदर सूक्ष्मदर्शी में भी बताया था आपको कि प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में अगर जो वस्तु है वो स्थित हो जाए। आप कहेंगे सर ये तो प्रतिबिंब है, वस्तु नहीं है। सही बात है, ये जो है वस्तु है, मतलब अनंत पर स्थित वस्तु जो है आपका ग्रह है, चाहे चंद्रमा है, जो भी है, वहां से जो किरणें आ रही हैं यहाँ पे, उसको ये अपवर्तित कर रहा है। और अपवर्तित करने के बाद जहां पे कट कर रहा है वो फोकस तल है, एफओ, वहां पे प्रतिबिंब उसका बन रहा है। लेकिन ये जो प्रतिबिंब है इसके फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में बन रहा है। तो ये जो वस्तु मतलब प्रतिबिंब है, वो प्रतिबिंब से आती हुई जो इसके ऊपर किरण है उसको अपवर्तित करेगा। तो ये जो नेत्रिका है इसको मान लेगा वस्तु, मतलब इसका प्रतिबिंब इसके लिए वस्तु का काम करेगा। तो वस्तु से जो किरण आ रही है, मतलब इस प्रतिबिंब से, इसके प्रतिबिंब से जो इसके ऊपर किरण आ रही है वो वस्तु से आने वाली किरण मानेगा। तो एक प्रकाशिक केंद्र की दिशा में आ रही है, एक किरण ऐसे आ रही है, एक किरण ये आ रही है, तीनों को ये अपवर्तित करेगा। और तीनों को जब अपवर्तित करेगा तो ये किरण इधर जा रही है, या आपस में दिख रहा है कि आगे जाएगी तो नहीं मिलेगी, है ना। तीनों किरण एक दूसरे से फैलती जा रही है, तो उसको पीछे अगर करेंगे तो ये किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। और मिलती हुई जब प्रतीत होती है तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेकिन आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है, देख रहे हैं। इसको अगर मैं मिला करके यहाँ पे, अब मैं जैसे प्रतिबिंब बन गया तो इसको मैं मिला दूं अगर यहाँ से, तो ये प्रतिबिंब जो बन रहा है, तो देख लीजिए बी डैश से, ये बी डैश से किरणें जो है, यहाँ दिख रहा है बी डैश आपको, बी डैश से किरणें जो है यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो बी डबल डैश बनेगा। और ए डैश से जो किरणें हैं वो इधर, है ना, आ सकती है, तो ये ए डबल डैश बनाएगा। तो ये वाला हो जाएगा ए डबल डैश। तो ए डबल डैश बी डबल डैश जो आपका है वो प्रतिबिंब बन रहा है। सीधा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश का बना रहा है। ए डैश बी डैश में बी डैश नीचे है, तो यहाँ भी देखिए बी डैश नीचे है, तो इसका सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है, आभासी प्रतिबिंब है, ये वास्तविक प्रतिबिंब नहीं है। ये वास्तविक प्रतिबिंब है क्योंकि ये किरणें वास्तव में यहाँ पे कट कर रही है। देखिए किरण आ रहा है और ये वास्तव में यहाँ पे कट कर रही है। तो वास्तव में जब किरणें काटती है तो उसको वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। और ये जो प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में जब बनता है तो इसका ये सीधा प्रतिबिंब बनाता है, जो आपको दिख रहा है। सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, लेकिन आवर्धित प्रतिबिंब है। आपका जो वस्तु था, इस नेत्रिका के लिए जो वस्तु था ए डैश बी डैश, वो छोटा था, अब इसका प्रतिबिंब देखिए बड़ा बन गया। मतलब जो खगोलीय पिंड है, ग्रह है, तारे हैं, उसको आप आवर्धित रूप में दूरदर्शक, खगोलीय दूरदर्शक की सहायता से देखते हैं। तो ये जो अंतिम प्रतिबिंब है वो आई के ऊपर, यहीं पे आई होता है, फिर से तो कह सकते हैं, इसीलिए इसको नेत्रिका बोला जाता है। आई जो है यहाँ पे स्थित होता है। तो आई के अंदर जो रे आता है, ये जो किरण आएगी, ये वाली, ये जो किरण है वो, उससे आपको प्रतिबिंब दिखता है। तो ये इसको नेत्रिका इसलिए बोला जाता है ना। और ये जो प्रतिबिंब बनता है वो दंड चक्र व्यवस्था से फिर से इस प्रकार समायोजित करते हैं जिससे कि ये वाला प्रतिबिंब इसके कहां पे बने, तो यहां से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बने। तो ये वाली दूरी जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बननी चाहिए, जैसे मैंने पिछले सूक्ष्मदर्शी में भी कहा था, जिसको आप, इसका प्रतिबिंब है तो ये आई पीस द्वारा बनता है, तो आप इसको डी को वी भी बोल सकते हैं। मैंने ये बोला था कि ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बनती है। ये प्रतिबिंब आई के ऊपर, ये आई है एकदम सटा के रखते हैं, तो आई के ऊपर भी उतना ही कोण बनाएगा जितना नेत्रिका के ऊपर बनाता है। और वो वाला कोण, ये वाला कोण मैं बना रहा हूँ, तो ये कोण जो है, फिर से ये कोण कौन सा कोण होगा, तो बीटा कोण है, तो इसको मैं बीटा लिख लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये जो कोण बन रहा है, ये वाला कोण, ये लेंस के ऊपर भी बन रहा है, और आंख चूंकि सटा हुआ है इसलिए कह सकते हैं कि नेत्र के ऊपर भी उतना ही कोण बना रहा है। प्रतिबिंब कितना कोण बना रहा है, बीटा। वस्तु कितना बना रहा है लेंस के ऊपर,
अल्फा कोण। अगर इस लेंस को हटा के अगर आप आई रख देंगे तो आपके आंख के ऊपर भी अल्फा कोण ही बनाएगा, ठीक है ना। तो अगर लेंस जो है आपका है दोनों, तो इस उस स्थिति में आपके आई पे, आपके नेत्र पे जो प्रतिबिंब कोण बनाता है वो बीटा कोण है। और कितनी दूरी पे प्रतिबिंब बनना चाहिए, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे। जब आपको इमेज एकदम क्लियर दिखता है तो वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो ये हमारा है जो चित्र है वो है। अब चित्र में वस्तु यहाँ तो आपको पता है अनंत के ऊपर है ना। कितना कोण बना रहा है, बहुत दूरी पे है, तो ये कितना कोण बना रहा है ये पता है। आपका ये जो फोकल प्लेन है ये वाला है ना एफओ, तो ये फोकस दूरी हो जाएगा। ये वस्तु, ये जो प्रतिबिंब बना रहा है यहाँ बना रहा है, तो ये वस्तु इसके लिए वस्तु का काम करेगा, है ना। ये वस्तु का काम करेगा, तो ये इसके लिए वस्तु हो गया। ये प्रतिबिंब का जो दूरी है उसकी बात कर रहा हूं। ये प्रतिबिंब ए डैश बी डैश नेत्रिका के लिए वस्तु का काम कर रहा है, तो नेत्रिका जो है उसके लिए ये वस्तु हो जाएगा। नेत्रिका के लिए यू, वस्तु की दूरी यू से संकेत करते हैं, नेत्रिका के लिए ई लिखा मैंने। ये जो प्रतिबिंब अंतिम बना रहा है वो यहाँ बना रहा है, वो दूरी कितनी हो गई, तो वो दूरी हो जाएगी डी के बराबर, क्योंकि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बननी चाहिए, जिसको डी बोलते हैं। और ये नेत्रिका से बनता है। अब जो प्रतिबिंब होता है उसको वी से संकेत करते हैं, नेत्रिका से बन रहा है तो वी ई हो जाएगा। इसका एक आपका यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है जो इसके फोकल प्लेन पे बनता है, तो इसको आप यहाँ से दूरी बता सकते हैं। ये वाली दूरी जो है आपका, है ना, इसके ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये वाली दूरी जो है आप जो ए डैश बी डैश की दूरी है वो कितनी हो जाएगी, तो इसके लिए कह सकते हैं आप, ये फोकल प्लेन के ऊपर बनता है, तो जो ऐसे तो इसका प्रतिबिंब है तो इसको आप वीओ बोल सकते हैं, है ना। इस प्रतिबिंब को वीओ बोल सकते हैं। और वीओ किसके बराबर होगा, तो वो फोकल प्लेन पे बन रहा है ना, तो उस फोकल प्लेन की दूरी को आप लिख सकते हैं उसके अंदर। और वो फोकल प्लेन कितना होगा, तो ये आपका एफओ है, तो दूरी कितनी हो जाएगी, एफओ के बराबर स्मॉल एफओ लिख दिया मैंने, है ना। फोकस को कैपिटल एफ से संकेत करते हैं और दूरी को स्मॉल एफ से। तो वीओ जो है, माने इसने जो अपना प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनाया उसकी दूरी एफओ के बराबर है ना। अब इसके बाद इसका सिद्धांत करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो सिद्धांत में लिख देता हूं, और सिद्धांत ठीक है, सिद्धांत लिख देता हूं, फिर समझाऊंगा, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा। ये सिद्धांत मैंने लिखा है ना। सिद्धांत क्या है, जब दूरदर्शी के अविदृश्यक लेंस पर खगोलीय पिंडों से किरणें आपतित होती है, मैंने आपको पहले ही समझाया कि जो वस्तु है वो कहाँ है, अनंत के ऊपर स्थित है, बहुत दूर स्थित है। वहां से आने वाली किरणें आपतित होंगी किसके ऊपर, अभिदृश्यक के ऊपर। तो अभिदृश्यक के ऊपर वो किरणें आपतित हो रही है, आपस में समानांतर है। कितने कोण पर आपतित हो रही है, अल्फा कोण पर आपतित हो रही है। तो जब दूरदर्शी के अभिदृश्यक लेंस पर खगोलीय पिंडों से किरणें आपतित होती हैं, तो उसका वास्तविक उल्टा एवं आवर्धित प्रतिबिंब अभिदृश्यक के फोकस तल पर प्राप्त होता है। इसका ये जो आया किरण आपतित हुआ, वो अपवर्तित होकर के कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पे फोकस तल पे। फोकस ये है, ये बिंदु फोकस है, उसी के नीचे कहीं कट कर रहा है, तो ये जो है फोकस तल कहलाता है। फोकस वाला जो पॉइंट होता है उसके ऊपर नीचे फोकस तल कहलाता है। और फोकस तल पर जो प्राप्त हुआ वो ए डैश बी डैश, वो उल्टा प्रतिबिंब होता है, आवर्धित होता है और वास्तविक प्रतिबिंब होता है। क्योंकि मैंने कहा आपको कि दोनों किरण वास्तव में कट करती है यहाँ पे, तो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, तो हमेशा ये उल्टा प्रतिबिंब है। ये प्रतिबिंब जो है इसके इस तरीके से समायोजित किया जाता है दंड चक्र व्यवस्था को, कि ये प्रतिबिंब इसके प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच बन जाए। और जब प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच बनेगा ये वाला प्रतिबिंब, तो इसका अंतिम प्रतिबिंब सीधा बड़ा और आभासी प्राप्त होगा, है ना। तो ये दिख रहा है कि हमने यहाँ पे लिखा है, जिसे दंड चक्र व्यवस्था की सहायता से नेत्रिका के प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के बीच प्राप्त किया जाता है। इस स्थिति में नेत्रिका द्वारा अंतिम आभासी सीधा एवं बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो ये ध्यान रखना है, बड़ा प्रतिबिंब आभासी जब भी प्राप्त होता है तो लेंस के उसी ओर प्राप्त होता है जिस ओर वस्तु होता है। तो इस लेंस के लिए ये वस्तु है इधर, तो प्रतिबिंब भी इधर ही प्राप्त होगा।
पिछले वाले हमने जब किया था सूक्ष्मदर्शी, तो देखा था आपने कि ये वाला प्रतिबिंब मैंने बहुत पीछे बनाया था। मैंने उस समय कहा था कि आप इसको कहीं बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उसमें थोड़ा पीछे बनाने से आसानी हो जाती है, इसलिए वहाँ बनाते हैं। आप वैसे कहीं भी बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं। तो ये आपका जो चित्र है वो है, और सिद्धांत है। अब सिद्धांत के बाद इसका हम आवर्धन क्षमता निकालेंगे। तो आवर्धन क्षमता अब करेंगे इसके बाद, तो आवर्धन क्षमता के बाद सारा इसका व्यंजक निकलेगा, ठीक है। तो अब हम लोग आवर्धन क्षमता करने जा रहे हैं। तो ये आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन, जो मैंने सूक्ष्मदर्शी में भी बताया था आपको कि जो आवर्धन क्षमता होती है वो जो प्रतिबिंब नेत्र के ऊपर जो कोण बनाता है, ये प्रतिबिंब है। ये ए डबल डैश बी डबल डैश कितना कोण बना रहा है नेत्र के ऊपर, तो नेत्र इस लेंस से सटा होता है, हमने कोण बीटा लिया है। तो अंतिम प्रतिबिंब नेत्र के ऊपर जो कोण बना रहा है वो बीटा बना रहा है। और वस्तु कितना कोण बना रहा है, तो मान लीजिए ये लेंस रखा हुआ है, तो लेंस के ऊपर ये जो किरण आ रहा है वो अल्फा कोण बना रहा है। अगर लेंस को हटा दें, यहीं पे नेत्र रख दें, तो नेत्र के ऊपर जो कोण बनेगा वो भी अल्फा ही कोण होगा, क्योंकि आपके आई के ऊपर भी किरण आएगा तो ऐसे ही आएगा। जब नेत्र के ऊपर आएगा किरण, तो ये वाली किरण जो है वो छोटी सी कोण बनाएगी, जिसको अल्फा बोलेंगे। तो ये अल्फा कोण जो होगा नेत्र के ऊपर भी वही बनेगा जब हम इस लेंस के जगह पे रख दें। इसलिए वस्तु द्वारा नेत्र पे बनाया गया कोण भी अल्फा होगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जब नेत्र के ऊपर वस्तु कोण बना रहा है तो उसको कोई लेंस की सहायता नहीं मिल रही है। लेकिन जब ये दोनों लेंस की सहायता से ये प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये दोनों लेंस की सहायता से प्रतिबिंब बनने के बाद ये जो कोण बना रहा है आई के ऊपर, उसको हम बीटा बोलते हैं। तो जो बीटा है, अंतिम प्रतिबिंब जो बनाता है, वो दोनों लेंस की सहायता से बनता है। और यहाँ पे जो अल्फा है वो केवल नेत्र के ऊपर बनता है। तो दोनों का जो प्रतिबिंब का कोण बनाता है नेत्र के ऊपर, और जो वस्तु कोण बनाता है नेत्र के ऊपर अल्फा, उस दोनों में इस बात का अंतर है कि इसमें लेंस, दोनों लेंस शामिल होता है, लेकिन इसमें लेंस शामिल नहीं होता है। और ये बीटा अपॉन अल्फा जो होता है, उसके मतलब बीटा और अल्फा के अनुपात को, जो अंतिम प्रतिबिंब आंख के ऊपर कोण बनाता है बीटा, और जो वस्तु आंख के ऊपर कोण बना रहा है जब लेंस की सहायता नहीं होती है अल्फा, इन दोनों के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं या कोणीय आवर्धन कहते हैं। और इसी को हम लोग अब निकालेंगे, क्योंकि पिछले जो सूक्ष्मदर्शी था उसमें भी हमने इसी का व्यंजक निकाला था। तो बीटा और अल्फा चूंकि बहुत छोटा कोण होता है, तो इसको tan बीटा और tan अल्फा लिख सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू tan बीटा बटा tan अल्फा, है ना। चूंकि यहां लिखेंगे सिंस अल्फा बीटा बहुत छोटा कोण है, बहुत छोटा कोण है, क्योंकि आपको पता है अल्फा बीटा छोटा होता है, तो tan अल्फा अल्फा के बराबर होता है। तो अल्फा बीटा छोटा कोण है, ठीक है ना। अब इसका हम व्यंजक निकालेंगे, तो tan अल्फा का मान क्या होगा, tan बीटा का मान क्या होगा, ये लिखना पड़ेगा, है ना। तो देख लीजिए tan अल्फा क्या है। तो यहां से चित्र से देखिए tan अल्फा, ये वाला कोण अगर अल्फा है तो इसके सामने वाला कोण ये वाला, है ना, समूह कोण जिसको बोलते हैं, ये वाला कोण भी अल्फा होगा, है ना। तो अब देख लीजिए जरा tan अल्फा अगर हम लिखें, tan अल्फा, चूंकि tan अल्फा बराबर, तो tan अल्फा इस वाले त्रिभुज में ये O जो दिया हुआ है ना, O A डैश B डैश, O A डैश B डैश में अल्फा के सामने वाला ये हो गया A डैश B डैश परपेंडिकुलर। तो tan अल्फा, tan होता है परपेंडिकुलर A डैश B डैश हो गया, है ना। अब बटा बेस होता है, तो ये वाला कोण जो दिख रहा है ना, ये वाला कोण 90 डिग्री है। तो 90 के सामने वाला O B डैश तो कर्ण हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो जो बचा रह गया वो आधार हो जाएगा A डैश O। तो इसको आप लिख सकते हैं A डैश O, परपेंडिकुलर बटा बेस होता है। तो tan अल्फा की वैल्यू आ गई। उसी तरीके से tan बीटा की वैल्यू जब निकालेंगे, तो tan बीटा ये वाला एंगल बीटा है ना। इस बीटा के सामने वाला A डैश B डैश परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो A डैश B डैश लिखेंगे, है ना। और बटा ये जो है आपका ये 90 डिग्री फिर से है, तो 90 के सामने वाला B डैश हो, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। जो बच गया वो A डैश E होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अल्फा के सामने वाला ये हो गया परपेंडिकुलर A डैश B डैश, अब बटा A डैश O ये हो गया आधार। इस बीटा के सामने वाला A डैश B डैश ये परपेंडिकुलर हो गया, A डैश E आधार हो गया। आप इस बीटा के सामने ये भी ले सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए किसी काम का नहीं है अभी,
है ना, हमारे लिए ये काम का है। तो ये ध्यान रखिएगा, ए डैश बी डैश जो है आपका वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अब दोनों को अगर m का वैल्यू क्या था, बीटा अपॉन अल्फा, यहाँ पे बीटा अपॉन अल्फा या टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा, तो उसको हम यहाँ पे रख देंगे मान। तो हो जाएगा देयरफॉर m बराबर टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा, और टेन बीटा का मान कितना है, तो ए डैश बी डैश बटा ए डैश ई है ना, और टेन अल्फा का मान क्या है, ए डैश बी डैश बटा ए डैश ओ है, ये है आपका, है ना। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए डैश बी डैश ऊपर है दोनों में तो कट जाएगा, यहां से आप लिख सकते हैं ए डैश बी डैश बटा ए डैश ई, और इस लाइन को गुना में कन्वर्ट करिएगा, बदलिएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, ए डैश ओ हो जाएगा डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश, दोनों कट गए, तो क्या बचा, ए डैश ओ बचा और नीचे ए डैश ई बचा। ठीक है, अब ए डैश ओ और हमारा ए डैश ओ मतलब ये देखिए ए डैश के सामने वाला ये, और ओ ये वाला, ये वाली दूरी जिसको वीओ कहा है आपने या एफओ कहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये दूरी जो है इधर से ही नापिएगा, है ना, ये दूरी तो इधर से ही नापेंगे, तो ये दूरी इधर से नापेंगे तो ये एक्स की दिशा होगी, प्रकाशित केंद्र से सारी दूरियां मापी जाती है, तो प्रकाशित केंद्र से ये वाली दूरी ओ ए डैश जो आएगा, ए डैश ओ लिखा है लेकिन ए डैश ओ नहीं मापेंगे, मापते समय प्रकाशित केंद्र से जाएंगे, प्रकाशित केंद्र से ए डैश पे पहुंचेंगे, तो एक्स की दिशा हो गई, एक्स की दिशा में ये वाली दूरी एफ ओ प्लस में हो जाएगी, तो इसको आप लिखिएगा प्लस एफ ओ बटा ये जो आपका ए डैश ई है, ए डैश ई ये वाली दूरी देखिए, ये इसके लिए वस्तु का काम कर रहा है, लेकिन इसमें आइएगा किधर, तो आप बाया साइड आइएगा, है ना, प्रकाशित केंद्र ई से मापेंगे तो ये हो जाएगा माइनस यू, तो आपका जो m का वैल्यू हो गया वो कितना आ गया, माइनस एफ ओ अपॉन माइनस या माइनस एफ ओ अपॉन यूई, ये ध्यान रखना है। तो m का वैल्यू ये आया आपके जो दूरदर्शक है उसके अंदर माइनस एफ ओ अपॉन यूई। ठीक है, अब ये एफ ओ रहने देते हैं, यूई की वैल्यू हम अभी दृश्यक जो लेंस है और आपका जो ये है क्या कहते हैं आई पीस है, नेत्रिका लेंस है, दोनों से हम उसका मान निकाल सकते हैं। तो नेत्रिका ये यूई किसके लिए है, नेत्रिका के लिए, दिख रहा है आपको, यूई किसके लिए है, नेत्रिका के लिए, तो नेत्रिका के लिए हम यहाँ पे लेंस सूत्र लगाएंगे और वहां से यूई का मान निकालेंगे। तो ये आपने लिख लिया होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ, अगर नहीं लिखे होंगे तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। अब देख लीजिए क्या हो गया, यहां से नेत्रिका लेंस के लिए, नेत्रिका के लिए लेंस सूत्र, लेंस सूत्र 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f से, ठीक है ना, ये होता है। अब नेत्रिका के लिए आपको पता है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है ना, ये जो प्रतिबिंब बन रहा है, अगर प्रतिबिंब की बात करेंगे तो प्रतिबिंब भी जो है किसके बराबर, भी, और ये किसके बराबर है, तो प्रतिबिंब तो इधर ही बन रहा है, तो कह सकते हैं भी बराबर माइनस बी है या माइनस बी है, क्योंकि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ये कहाँ प्रतिबिंब बना रहा है, नेत्रिका है, नेत्रिका प्रतिबिंब कहाँ बना रहा है, यहाँ बना रहा है, ये दूरी कौन सी दूरी, बी, कहाँ से मापेंगे, तो इसके प्रकाशिक केंद्र से, तो ये वाली माइनस एक्स डायरेक्शन में जाएंगे, आप यहाँ से जाइएगा इसके प्रकाशिक केंद्र से ये वाली दूरी मापने के लिए, तो माइनस एक्स की दिशा है, माइनस एक्स की दिशा होगी तो माइनस डी लिखेंगे, माइनस भी लिखेंगे, तो भी की वैल्यू, ये जो प्रतिबिंब की दूरी है माइनस भी माइनस डी होगा, है ना। फिर नेत्रिका के लिए वो वस्तु की दूरी, यू को वस्तु की दूरी कहते हैं, तो नेत्रिका के लिए वस्तु ये है ना, फिर से आप यहां से इधर जाएंगे इसके प्रकाशिक केंद्र से माइनस एक्स की दिशा, तो माइनस यू लिखना पड़ेगा, यू बराबर माइनस यू, ठीक है, माइनस यू है ना, यू का मान माइनस यू हो जाएगा,
ठीक है ना। अब तीसरा जो है आपका एफ, तो एफ हमने कहा था उत्तल लेंस का कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, हमेशा धनात्मक पॉजिटिव होता है। तो इसका जो फोकस हो जाएगा आई पी से, तो एफ ई से संकेत करेंगे। अब इस वैल्यू को रख दीजिए, देयरफॉर 1 बटा माइनस डी, भी का वैल्यू माइनस 1 बटा माइनस यू इज इक्वल टू 1 बटा एफ, ये हमेशा प्लस में होता है, ठीक है ना। अब ये माइनस और ये माइनस मिलकर के प्लस हो गया, माइनस 1 बटा डी प्लस 1 बटा यू इज इक्वल टू 1 बटा एफ, याद है। और यहां से इसको 1 बटा एक यू को इधर रहने देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, तो हो जाएगा 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी, है ना। 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ई, और माइनस 1 बटा डी उधर जाकर के 1 प्लस 1 बाई डी हो जाएगा। और अभी जो आपका फॉर्मूला आया था, क्योंकि m बराबर क्या आया था, तो माइनस एफ ओ अपॉन यू, यही था ना। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, माइनस एफ ओ इंटू 1 बटा यू लिख सकते हैं ना। तो हमने m इज इक्वल टू माइनस एफ ओ अपॉन यू ई, जो आपका पहले मैंने निकाला था, m इज इक्वल टू माइनस एफ ओ अपॉन यू ई, ये 1 बटा यू ई है, तो मैंने उसको अलग करके लिख दिया माइनस एफ ओ इंटू 1 बटा यू ई, और 1 बाई यू ई का वैल्यू यहाँ पे आ चुका था 1 बाई एफ ई प्लस 1 बाई डी, तो इसको लिख सकते हैं देयरफॉर m इज इक्वल टू माइनस एफ ओ, और यहाँ पे 1 बाई एफ ई प्लस 1 बाई डी, ये लिखा गया। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं, तो थोड़ा सा और सोल्व करेंगे, क्या करेंगे, m का मान माइनस एफ ओ तो है, इससे क्या करते हैं 1 बाई एफ ई को कॉमन ले लेते हैं, है ना। इस 1 बाई एफ ई को कॉमन लेते हैं, तो जिसको कॉमन लेते हैं पूरे को कॉमन ले लिया, 1 बाई एफ ई कॉमन ले लिया, है ना। तो 1 बाई एफ ई अगर कॉमन ले लेंगे तो ये 1 बचेगा, और प्लस जिसको कॉमन लेते हैं उससे दोनों को भाग देते हैं। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर हमने कॉमन लिया 1 बाई एफ ई को, तो 1 बाई एफ ई से दोनों को भाग देंगे, तो 1 बाई एफ ई कॉमन लिया तो इसको भी भाग देंगे 1 बाई एफ ई से, और प्लस 1 बाई डी जो है उसको भी भाग देंगे 1 बाई एफ ई से। कॉमन लेने का ये मतलब होता है ना। अब देखिए ये तो कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, तो ये हो गया, देखिए माइनस हमने ये कॉमन ले लिया था, तो एफ ओ अपॉन एफ ई हो गया, है ना। और ये कट गया तो 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 बाई डी गुना, ये गुना करिएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, एफ ई बटा 1 हो जाएगा। अब ये वैल्यू आ गया, तो ये जो है आपका यहाँ से आ गया m बराबर माइनस एफ ओ बटा एफ ई, और ये हो गया 1 प्लस एफ ई बटा डी, ये फॉर्मूला आ गया। जो मैग्निफिकेशन है, मतलब आवर्धन क्षमता है किसका, टेलीस्कोप का, जो आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, खगोलीय दूरबीन, दूरदर्शक जो कह लीजिए, वो उसका जो आवर्धन क्षमता है उसका एक्सप्रेशन ये आता है, ये आपसे पूछा जाता है। एकदम ध्यान रखिएगा, ये बहुत आता है 5 नंबर में इस बार, तो एकदम ये, और जो आपका दूर सूक्ष्मदर्शी है, और फिर लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला का बहुत ज़्यादा चांस है, इसका भी चांस है आने का, तो इसको एकदम कर जाइएगा, बहुत आसान है, एक बार समझिएगा, फिगर एक बार समझ जाइएगा तो देख रहे हैं कि बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं है ना। सेम ही चीज़ बार बार इसमें होता है। तो ये आगे आपका क्या भाई, तो जो आवर्धन क्षमता है, एंगुलर मैग्निफिकेशन, कोणीय आवर्धन भी बोलते हैं, आवर्धन क्षमता भी बोलते हैं, माइनस एफ ओ बटा एफ ई 1 प्लस एफ ई बटा डी। एफ ओ हो गया इसका फोकस दूरी, एफ ई हो गया नेत्रिका का फोकस दूरी, एफ ई नेत्रिका की फोकस दूरी, डी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो ये आप वैल्यू रख करके उसकी आवर्धन क्षमता को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक स्थिति और आती है कि जब जो है ये नॉर्मल एडजस्टमेंट में होता है, ये इस स्थिति में अगर पूछा जाए आपसे कि अभी जो है ऑब्जेक्टिव और नेत्रिका आई पीस के बीच में कितना दूरी है, तो कितना दूरी है आप देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ एफ ओ है और यहाँ से यहाँ यू ई है, ये दिख रहा है ना। तो दोनों दूरी को जोड़ दीजिएगा तो अभी जो दूरबीन की लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, एफ ओ प्लस यू ई। तो आप लिख सकते हैं इस स्थिति में दूरबीन की लंबाई, नली की लंबाई जिसको आप बोलते हैं, तो दूरबीन की नली की लंबाई या दूरबीन की लंबाई, इस स्थिति में
इस स्थिति में दूरबीन या दूरदर्शक जो भी कह लीजिए की लंबाई कितना हो गया, यहां से यहां एफ हो, ये हो गया, अब प्लस यहां से यहां यूई, यूई हो, ये ध्यान रखना है। दोनों को प्लस में लेते हैं क्योंकि दूरी निकाल रहे हैं, तो इसमें माइनस लेने का जरूरत नहीं है, दोनों को प्लस में लेते हैं। तो इस स्थिति में लंबाई इसके बराबर हो जाएगी। और एक और बोला जाता है नॉर्मल एडजस्टमेंट, मतलब उसको कहते हैं सामान्य समायोजन की स्थिति। तो सामान्य समायोजन की स्थिति में इस प्रतिबिंब को इसके फोकस पे बनाया जाता है। इसके फोकस पे जब बनाएंगे तो ये प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा, अनंत के ऊपर बना देगा। आपको पता है कोई भी उत्तल लेंस का फोकस पे अगर जो किरणें हैं अगर समानांतर आपतित होती हैं तो फोकस तल पे होती हैं, लेकिन अगर कोई वस्तु उसके फोकस पे स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब वो अनंत पे बनाता है। मतलब ये जो किरण आ रही है ये तो समानांतर है, ये जो प्रतिबिंब बना रहा है वो कहाँ बना रहा है, तो फोकस तल पे बना रहा है। अगर इसके फोकस तल पे तो बन रहा है मतलब नीचे बन रहा है, लेकिन इसके फोकस बिंदु पे बन जाए, मतलब ये जो एफी डैश है इसके ऊपर ए डैश बी डैश बन जाए तो उसको सामान्य समायोजन की स्थिति कहते हैं। और उस केस में आपका जो यूई है वो एफ ई के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला प्रतिबिंब यहाँ बनेगा तो यूई एफ ई के इक्वल हो जाएगा। और एफ ई पे जब प्रतिबिंब बनेगा तो इसका ये जो प्रतिबिंब बनाएगा यहाँ नहीं बनाएगा, अनंत के ऊपर बनाएगा, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। तो ये किरणें जब फोकस के ऊपर कोई वस्तु स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनता है। उत्तल लेंस से आपने पढ़ा है पहले भी। तो उत्तल लेंस जो है अगर फोकस एफ ई डैश के ऊपर ए डैश बी डैश बन जाएगा तो उसका अंतिम प्रतिबिंब ए डैश बी डैश आपको यहाँ नहीं मिल करके अनंत पे बनेगा, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसी को समायोजन की स्थिति कहते हैं। तो समायोजन की स्थिति में आपका जो प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है उसे इस प्रकार बनाया जाता है कि वो नेत्रिका के फोकस पे बन जाए, है ना। इसको समायोजन की स्थिति कहते हैं। उस केस में यूई एफ ई के बराबर हो जाएगा, एफ ई के बराबर, है ना। और आपका जो प्रतिबिंब है वो अनंत पे बनेगा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे, ठीक है ना। तो नली की लंबाई इस स्थिति में कितनी आई थी, अभी आई थी एल इज इक्वल टू जो हमने यहाँ पे लिखा था दूरदर्शक की लंबाई, तो वो आया था आपका एफ ओ प्लस यूई। तो इसको आप एफ ओ प्लस यूई लिखते हैं। और आपने अभी पढ़ा था 1 यूई इज इक्वल टू 1/Fe प्लस 1/d। यहाँ से अगर निकालिएगा वैल्यू तो क्या हो जाएगा, एफ ई इंटू डी एलसीएम हो जाएगा और ये हो जाएगा d प्लस एफ ई, है ना। यहाँ से यूई की वैल्यू निकालिएगा, इसका रेसिप्रोकल लीजिएगा तो ये भी उल्टा हो जाएगा, एफ ई डी बटा डी प्लस एफ ई, है ना। इस वैल्यू को यहाँ रख दीजिए। देयरफॉर दूरदर्शक या दूरबीन की लंबाई, दूरबीन की लंबाई बराबर एल बराबर क्या हो जाएगा, एफ ओ प्लस ये वाला यूई की वैल्यू है तो यूई था तो एफ ओ प्लस यूई का वैल्यू यहाँ से डाल दीजिएगा तो हो जाएगा एफ ई डी डिवाइडेड बाई डी प्लस एफ ई, है ना। तो ये वैल्यू आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि जो एल है, जो दूरबीन की लंबाई होती है वो एफ ओ प्लस एफ ई डी बटा डी प्लस एफ ई तब होती है जब प्रतिबिंब हमारा अंतिम रूप से डी पे बनता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बनता है। तो जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बनती है तब जो आपका नली का लंबाई होगा यहाँ से यहाँ एफ ओ और ये वाला प्लस यूई, क्योंकि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी आप निकालिएगा तो ये वाली दूरी और प्लस ये वाली दूरी यूई के बराबर है तो उसको एल बोलते हैं। हमारा ये रिलेशन आया था अब नेत्रिका के लिए कि 1/ui बराबर 1/Fe प्लस 1/d होता है, एलसीएम ले लिया, Fed हो जाएगा, दोनों को गुना कर दिया, Fe से भाग दिया तो d आएगा, d को गुना करिएगा तो यहाँ हो जाएगा प्लस, d से भाग दीजिएगा Fe आएगा, Fe को मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 में तो Fe हो जाएगा। तो यूई निकालेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा करेंगे तो यूई बराबर ये हो गया d प्लस एफ ई, ऊपर था तो नीचे आ गया, ये नीचे था तो ऊपर चला गया। तो दूरबीन की लंबाई एल एफ ओ प्लस यूई होता है, एफ ओ प्लस यूई का मान हमने रख दिया, वो दूरबीन की लंबाई है।
और एक जो बता रहे थे आपको अभी कि सामान्य समायोजन की स्थिति में नॉर्मल एडजस्टमेंट तब बोला जाता है जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बनता है, ठीक है ना। तो एक कह सकते हैं कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अंतिम प्रतिबिंब का मतलब ए डबल डैश बी डबल डैश अनंत पर बनता है, तो इसे दूरबीन की सामान्य समायोजन की स्थिति नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलते हैं। समान समायोजन की स्थिति कही जाती है, ठीक है। इस स्थिति में अभिदृश्यक द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब ए डैश बी डैश नेत्रिका के फोकस एफ ई डैश पर प्राप्त किया जाता है, जिससे अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होता है। ठीक है। और अगर अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे प्राप्त होगा और जो प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है, ये वाला ए डैश बी डैश अगर इसके फोकस एफ ई डैश पे बनेगा, ये वाला एफ ई डैश पे बनेगा, तो यू ई एफ ई के बराबर हो जाएगा। लिखेंगे देयरफॉर यू ई बराबर एफ ई, है ना। इसमें तो समान समायोजन की स्थिति में, समान समायोजन नॉर्मल एडजस्टमेंट जो बोल रहा हूं, जब प्रतिबिंब अंतिम कहां बनता है तो अनंत पे, समान समायोजन की स्थिति में। यूई एफ ई के बराबर हो जाएगा, है ना। और तब क्या हो जाएगा आपका मैग्निफिकेशन, जो आवर्धन क्षमता है, आवर्धन क्षमता क्या आया था आपका m बराबर, चूंकि m बराबर माइनस एफ ओ बटा यू ई था, ठीक है ना। देयरफॉर क्या हो जाएगा m बराबर माइनस एफ ओ बटा यू ई की का मान हो गया एफ ई, तो ये हो जाएगा सामान्य समायोजन की स्थिति में। सामान्य समायोजन की स्थिति में आपका जो मैग्निफिकेशन आएगा वो माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई आएगा। ये है आपका दूरबीन, है ना। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपको सही से करना है। ये दूरबीन में इतना पूछा जाता है आपसे, ठीक है। अब इसके बाद जो एक और आपको कराएंगे इसमें, वो कराएंगे प्रिज्म वाला 5 नंबर का, ठीक है ना। तो प्रिज्म वाला एक करेंगे, और अभी जो है थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। ये आपका टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। तो इसके बाद कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज और है, अब जो समान समायोजन की स्थिति में दूरबीन की लंबाई क्या होगी, ठीक है ना। सामान्य समायोजन, समान समायोजन की स्थिति में
दूरबीन की लंबाई, जिसको आप एल बोल रहे हैं, तो समान समायोजन की स्थिति में दूरबीन की लंबाई कितनी हो जाएगी? तो यहां से यहां एफ है, मतलब ये वाली दूरी एफ हो जाएगी, और जहां पे बनेगा ये डैश बी डैश है ना, वो एफ ही डैश पे बनना चाहिए। मतलब वस्तु की दूरी हो जाएगी इसके लिए यूई के जगह पे एफ ही, तो ये वाली दूरी हो जाएगी एफ ही, और यहाँ से यहाँ एफ ओ, मतलब एफ ओ प्लस एफ ही हो जाएगा। तो ध्यान रखना एफ ओ प्लस एफ ही, ये अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये दूरी है, इसको आप कभी भी माइनस में नहीं लेंगे, ठीक है ना। ध्यान रखना है कि दूरबीन दोनों के बीच की लंबाई हम जानना चाह रहे हैं, तो दूरबीन की लंबाई एफ ओ प्लस एफ ही हो जाएगी सामान्य समायोजन की स्थिति में, नॉर्मल एडजस्टमेंट में, ठीक है। तो ये हमारा जो दूरबीन है ये आपका यहाँ पे समाप्त होता है। दूरबीन से संबंधित जो भी चीज है इसमें, और आपका जो सूक्ष्मदर्शी है, दोनों मैंने आपको कराया, तो उसमें ध्यान रखना है कि इससे क्वेश्चन आते हैं। और अब थोड़ा सा क्वेश्चन जो हमने कहा था आपको कि थोड़ा क्वेश्चन भी करेंगे, तो वो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। और वो क्वेश्चन मैं देता हूँ, उसके बाद उसको करेंगे साथ साथ। तो हमने ये क्वेश्चन दिया है ना। क्वेश्चन क्या है? कांच जिसका अपवर्तनांक 1.52 है से बने उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। यदि इसे पानी में डुबाया जाता है, पानी का अपवर्तनांक 1.33 है ना, 1.33 है पानी का अपवर्तनांक, तो फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या फोकस दूरी पहले 10 सेंटीमीटर था तो कितना हो जाएगा, है ना। तो कांच से बने उत्तल लेंस की फोकस दूरी दे रखी है आपको है ना। अब कांच से बना हुआ लेंस है आपका, ये वाला लेंस है, तो हमने लेंस मेकर फॉर्मूला में क्या बताया था कि जो लेंस मेकर फॉर्मूला होता है ना, वो लेंस मेकर फॉर्मूला इसके लिए क्या आया था, 1/f बराबर n2 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, है ना। यहाँ उत्तल लेंस दिया हुआ है, अब उत्तल लेंस का फोकस दूरी दिया हुआ है, उत्तल लेंस का फोकस दूरी हमेशा प्लस में होता है, लेकिन कहा रहा है कांच से बने उत्तल लेंस की फोकस दूरी, तो कांच से बना उत्तल लेंस का फोकस दूरी अगर दिया है और कुछ नहीं माध्यम दिया है, तो इसका मतलब हवा है ना। तो हवा में रखा हुआ है ये कांच जो है, ये हवा है, ये तो कांच है ही आपका, यहाँ भी हवा है ना। तो पहला माध्यम ये होता था, दूसरा माध्यम ये होता था, फिर पहला माध्यम ये होता था। तो कांच का अपवर्तनांक यहाँ पे हवा के सापेक्ष दिया हुआ है 1.3 जो 1.52 है ना। तो मतलब यह है कि जो कांच का जो फोकस दूरी दिया हुआ है वो हवा में दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं एफ हवा, हवा एयर के लिए बराबर, ये हो गया दूसरा माध्यम ग्लास है ना, पहला माध्यम हवा है, -1 इंटू 1/r1। आपको पता है कि ये वाला जो सतह होता है, ये वाला जो सतह है, ये इधर वाला बाया साइड वाला सतह है, ये इसको जो मैं लिख रहा हूँ, ये इसका जो रेडियस होता है इधर होता है ना। ये वाला जो रेडियस होता है C1 अगर बोलते हैं इसको, तो ये R1 होता है, और इसका ये वाला जो सतह होता है इसका रेडियस इधर होता है, तो इसको C2 लिखते हैं, और ये वाला R2 होता है। उसके बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, तो आप उसको लिखे रहिए 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है ना। बाकी तो कुछ इसमें दिया नहीं है कि उसका अपवर्तनांक, उसका जो रेडियस है वो क्या है, तो उसको रखे रहते हैं। अब ये वैल्यू दिया हुआ हमारा है ना, क्या दिया हुआ है, तो ये है आपका 1/fa, जो फोकस दूरी है वो 1/10 दिया हुआ है, बराबर तो कांच का अपवर्तनांक कितना है 1 पॉइंट, है ना। कांच कहाँ रखा हुआ, हवा में, तो कांच का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष दिया हुआ है, ये जो 1.52 है, तो 1.52 यहाँ रखेंगे, -1, ये हो गया 1/r1 माइनस 1/r2, है ना। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 ऐसे डाल देते हैं, है ना। अब कह रहा है कि ये जो लेंस है इसको पानी में डुबा दिया आपने, ये लेंस को पानी में डुबा दिया, ये देखिए पानी हमने डाल दिया, ये पानी हो गया आपका, पानी हो गया, तो यहाँ हो गया पानी, पहला माध्यम हो गया पानी, ये तो दूसरा माध्यम अभी भी कांच है, ये तो कांच ही है आपका,
अब फिर यहाँ पे पानी है तो पहला माध्यम पानी हो गया, मतलब ये पानी है फिर से। तो किरण यहां से आएगा पानी से होकर के यहाँ पे अपवर्तित होगा, फिर से पानी में जाएगा। तो जैसे पहले पढ़े थे, क्या हो जाएगा, एक इस बार हवा में था तो हवा में आ रहा था फोकस दूरी, पानी में है तो पानी में आएगा फोकस दूरी, पहले भी समझाए थे आपको। बराबर क्या हो जाएगा, n2 1, 2 कौन है, कांच है तो कांच लिखेंगे 2। अब 1 कौन है, पानी है तो W लिखेंगे। -1 फॉर्मूला में होता है n2 1 -1, और 1/r1 माइनस 1/r2, लेंस तो वही है तो r1 r2 में कोई बदलाव नहीं होगा। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 डालिए और 1 और 2 को भाग दे दीजिए, 1 और 2 से। तो मान लीजिए कि हम 1/2 कर देते हैं, तो 1 क्या था, 1/FA था, और 2 क्या है, 1/FW, बराबर 1 क्या है, NGA-1 था, इंटू 1/R1 माइनस 1/R2 था। अब बटा ये क्या हो जाएगा, तो NGW ग्लास का पानी के सापेक्ष अपवर्तनांक 1/R1 माइनस 1/R2, ये दोनों कट गया, है ना। अब इसकी वैल्यू को कहाँ रखिएगा, ये समझ में आया ना। पानी में रख दिया हमने जब लेंस को, तो पहला माध्यम यहाँ पे हवा के जगह पे अब पानी हो गया, लेंस रखा हुआ है कांच का ही है, फिर पानी है। हवा में रखा रहता था तो हवा में आता था ये फोकल लेंथ, पानी में रखा हुआ है तो पानी में आएगा। पानी के लिए वाटर लिखे W, तो 1/FW, इस फॉर्मूला में 1/FW बराबर, दूसरा माध्यम कौन है, दूसरा माध्यम कांच है, पहला माध्यम कौन है, पानी है, तो 2 ग्लास हो जाएगा, वाटर हो जाएगा -1, और ये तो वही वाला लेंस है तो इसका R1 इसका R2 रहेगा ही, और दोनों को भाग दे दिया, 1 वाले को 2 वाले को भाग दे दिया, तो 1/FA बटा 1/FW ये लिखे, बराबर ये वाला NGA-1 और ये NGW-1, 1/R1 वाला ये कट जाएगा। अब क्या आ गया, तो इसको लिखिएगा वैल्यू वाइज में, इसको लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, इसको मिटाते हैं आप लोग, थोड़ा सा इसको इधर मिटाना पड़ेगा तभी होगा। क्या आ जाएगा, यहां से आ गया 1/FA गुना 1/FA, इसको गुना करिएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो FW/1 हो जाएगा इज इक्वल टू NGA-1 और नीचे हो गया NGW-1, ये हो गया। अब आपको FW तो फोकस निकालना है, FA दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, सेंटीमीटर में लीजिएगा तो सेंटीमीटर में आएगा, और NGA ये भी दिया हुआ 1.52 -1, ग्लास का अपवर्तनांक दिया हुआ है ना, और ये पानी का अपवर्तनांक दिया हुआ है। पानी का अपवर्तनांक का मतलब इक्वेशन नंबर इसको 3 कर लेते हैं। पानी का अपवर्तनांक मतलब पानी का, हमने बताया था किसी का अपवर्तनांक अगर आपको दिया हुआ है तो हवा के सापेक्ष दिया रहता है, अगर नहीं लिखा हुआ है तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, खाली लिखा हुआ है पानी अपवर्तनांक कितना, मतलब पानी का अपवर्तनांक 1.33, वो हवा के सापेक्ष होता है। मतलब आपको जो क्वेश्चन में दिया गया है वो पानी का अपवर्तनांक दिया हुआ है और ग्लास का, तो ग्लास का हवा के सापेक्ष दिया हुआ है 1.52, और पानी के सापेक्ष दिया हुआ है अपवर्तनांक 1.33, तो आपको निकालना पड़ेगा ये NGW। तो हमने सिखाया था आपको निकालने के लिए पिछले वीडियो में, जिसमें हमने अपवर्तनांक बताया था। तो NGW को क्या कहे थे करने के लिए कि NG लिख दीजिए, जो पहले है उसको ऊपर और जो बाद है उसको नीचे लिख दीजिए, और दूसरा जो मीडियम है, देखिए कौन सा मीडियम है, तो ये तो ग्लास हो गया, पानी हो गया, ग्लास पानी हो गया, हवा बचा हुआ है तो हवा दोनों में लगा दीजिए, यही सिखाए थे ना। G पहले है तो ऊपर लिखिए, W बाद में है तो नीचे लिखिए, और तीसरा माध्यम देखिए कौन सा है वो लगा दीजिए, दोनों में लगा दिया। अब NGA का मान इतना है, NWA का मान दोनों है, तो लिख देंगे यहाँ पे, ये हो गया 1.52 बटा 1.33, ये भाग। अब यहाँ पे मान रख दीजिए तो कितना आएगा, ये FW/10 बराबर ये 1.52 -1, तो ये हो गया 0.5, और नीचे आ जाएगा 1.52 बटा 1.33 -1,
ये आ गया, है ना। अब इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करिएगा तो आपका वैल्यू आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, एफ डब्ल्यू बराबर 0.52 बटा ये एलसीएम हो जाएगा 1.33, ये हो जाएगा 1.52 माइनस 1.33। ये तो जानते ही हैं आप लोग, है ना। ये इसके एक के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1 से भाग दीजिएगा तो यही आएगा, गुना हो जाएगा। और ये गुना ये वाला 10 उधर चला जाएगा तो 10 हो जाएगा। कितना आया 0.52 बटा 1.52 में 1.33 जाएगा तो 0 आ जाएगा कितना, 9 3 12 19 आ जाएगा, है ना। और ये 1.33 ऊपर चला जाएगा तो 1.33, है ना। इसको गुना में बदलिएगा तो 1.33 ऊपर चला जाएगा, है ना। तो ये हो गया ये 2 दशमलव के बाद 2 अंक है तो इसको आप हटा सकते हैं, इसका दशमलव हटा दिया। दोनों में 2 अंक के बाद दशमलव है। ये 19 से होता है ना। कि 19 से होता है, नहीं, हाँ ठीक तो है, 9 63 713 तो 19 से आ गया। अब इसको 7 से गुना कर दीजिए, 7 दूनी 14 और 7 बजे 35 1 36 हो गया, ये आ गया 3.64, ठीक है ना। और गुना 10 मतलब 36.4 सेंटीमीटर आ रहा है। 36.4 सेंटीमीटर मतलब फोकस लेंथ बढ़ गया, फोकल लेंथ बढ़ गया। और जो फोकल लेंथ है पहले 10 सेंटीमीटर प्लस था, ये 10 सेंटीमीटर उत्तल लेंस का फोकल लेंथ प्लस होता है, अभी भी प्लस ही आ रहा है, दिख रहा है ना आपको, ये प्लस ही आ रहा है। मतलब उत्तल लेंस जो है वो उत्तल लेंस के तरह ही व्यवहार करता है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। मतलब इससे क्या पता चलता है कि अगर कोई लेंस को, उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है, अपवर्तनांक 1.52 है, ऐसे द्रव में, पानी यहाँ लिए लेकिन कोई भी द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक उस कांच के अपवर्तनांक से कम है, तो उत्तल लेंस के तरह ही व्यवहार करता है और उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। ये वाला केवल ध्यान रखिएगा, तो आपको 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो उसको बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे, तो ये पहले आप लोग थोड़ा उतार लीजिए, उसके बाद हम इसको लिख लेते हैं। ये मैंने लिखा, देखिए क्या लिखा, यदि उत्तल लेंस को किसी ऐसे द्रव में डुबाया जाता है, उत्तल लेंस को किसी ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम हो। लेंस के अपवर्तनांक का मतलब लेंस जिस चीज से बना हुआ है, अगर कांच से बना हुआ है तो कांच का अपवर्तनांक, अगर अल्कोहल से बना हुआ है तो अल्कोहल का अपवर्तनांक, अगर तेल से बना हुआ है तो तेल का अपवर्तनांक। हम तेल के रूप में भी प्लास्टिक के अंदर इस तरीके से बना देंगे तो वो लेंस बन जाएगा, है ना। या उसके अंदर अल्कोहल डाल देंगे तो भी बन जाएगा। तो ध्यान रखना है कि कभी कभी क्वेश्चन में कांच नहीं दे करके लिख देता है कि उत्तल लेंस किसी द्रव का बना हुआ है जिसका अपवर्तनांक ये है, उत्तल लेंस तेल का बना हुआ है जिसका अपवर्तनांक ये है। तो ध्यान रखना है, तब अपवर्तनांक इसलिए मैंने लिखा है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक, मतलब लेंस जिस चीज का बना होगा उसका अपवर्तनांक से कम हो। जिस द्रव में डुबाया जाता है उसका अपवर्तनांक लेंस जिस चीज से बना होता है उसके अपवर्तनांक से कम होना चाहिए। जैसे यहाँ लेंस कांच का बना हुआ है, कांच का अपवर्तनांक 1.52, उसको जिस द्रव में डुबाया गया है उस द्रव का अपवर्तनांक 1.33 इससे कम है, वो मैंने लिखा है ना। जो लेंस है जिससे बना हुआ उसका अपवर्तनांक द्रव में जिसमें डुबाया जाता है उसके अपवर्तनांक से, है ना, वो जो द्रव का अपवर्तनांक है कम होना चाहिए। तो ही लिखा मैंने, किसी ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक कम हो, किससे, तो लेंस के अपवर्तनांक से, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। हमने अभी आपको 36.4 आया था सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर से बढ़ गया वो, तो वो जो फोकस दूरी है उसमें वृद्धि हो जाती है। और उत्तल लेंस के तरह ही व्यवहार करता है। आप बोलेंगे सर ये उत्तल लेंस तो उत्तल लेंस ही होगा, उत्तल लेंस तो कैसे बदल जाएगा, व्यवहार जो कर रहा है अभी कर रहा है, लेकिन ये चीज अलग हो जाता है अगर ऐसे द्रव में डुबाते हैं जिसका अपवर्तनांक ज्यादा हो, किससे, तो लेंस के अपवर्तनांक से। मतलब लेंस जिस चीज का बना हुआ है अगर उसका अपवर्तनांक
द्रव जिसमें आप डुबाते हैं उसके अपवर्तनांक से कम हो, मतलब ये वाला जो कांच का अपवर्तनांक है, अगर द्रव का अपवर्तनांक 1.33 नहीं होकर के 1.52 से ज्यादा होता तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी घट जाती है और वो उत्तल लेंस का प्रकृति भी बदल जाता है, उत्तल लेंस अवतल लेंस की तरह व्यवहार करने लगता है। तो देखिएगा कि फोकस दूरी उसमें माइनस में आ जाता है और फोकस दूरी माइनस अवतल लेंस का होता है। तो डुबाएंगे आप उत्तल लेंस, लेकिन वो व्यवहार करेगा अवतल लेंस के तरह, अगर द्रव का अपवर्तनांक उस लेंस के अपवर्तनांक से ज्यादा होगा। तो दूसरा क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे उसमें इसी तरह का चीज करेंगे, ठीक है। लेकिन वो क्वेश्चन अब बाद में करेंगे। और एक ऐसा भी होता है जिसमें कि जो द्रव है जिसमें आप डुबाते हैं उसका अपवर्तनांक और जो लेंस का अपवर्तनांक दोनों बराबर हो, मतलब कांच का अपवर्तनांक 1.52 है और जिस द्रव में डुबा रहे हैं उसका भी अपवर्तनांक 1.52 है। तब क्या होता है, तब उत्तल लेंस उस द्रव में जब डालेंगे तो अदृश्य हो जाएगा, आपको दिखेगा ही नहीं। उत्तल लेंस एक प्लेन ग्लास प्लेट बन जाता है, समतल क्या कहते हैं, एक प्लेट की तरह व्यवहार करता है जिसकी फोकस दूरी अनंत हो जाती है, आपको वो उस पानी के अंदर या उस द्रव के अंदर वो दिखाई नहीं पड़ेगा। तो तीन केस है, उसमें से एक केस है। अगर सिंपल आपसे इस पे आधार पे क्वेश्चन पूछ लेता है तो आपको बनाने की जरूरत ही नहीं है। आप देखिए कि लेंस किसका बना हुआ है, उसका अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से कम है या ज्यादा है। द्रव के अपवर्तनांक से जैसे ही ज्यादा होगा तो कहेंगे उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है, उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना। और दूसरा ऐसा वाला क्वेश्चन भी हमने आपको पहले कराया, ये भी बहुत पूछा जाता है कि एन जी ये दिया हुआ है, एन डब्ल्यू ये दिया हुआ है, एन जी डब्ल्यू पूछ देगा, या एन ग्लास का अपवर्तनांक दिया हुआ है, ग्लास का पानी के सापेक्ष अपवर्तनांक दिया हुआ है, वाटर का अपवर्तनांक पूछ दिया। ये भी क्वेश्चन कराया था मैंने, बोला था खूब पूछा जाता है। तो एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से, एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बहुत आता है। अब इसी में दूसरा वाला जो हमने कहा कि अगर अपवर्तनांक द्रव का ज्यादा हो लेंस के अपवर्तनांक से तब क्या होगा, और जब दोनों का बराबर है तब क्या होगा, वो अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये फिर वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो अगली वीडियो में हम इसको करेंगे, दोनों केस को और भी क्वेश्चन करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है हमारा एक है, तो ये एकदम याद रखना है। ये तो निकालेंगे तब पता चलेगा, लेकिन ये आपको अगर ध्यान है ये वाली चीज तो आप तुरंत आंसर कर सकते हैं, ठीक है ना, निकालना है तो ध्यान रखिएगा ये वाली वैल्यू। और हो सकता है तो ये वाली वैल्यू भी ध्यान रख सकते हैं, तो रख सकते हैं कि जो पानी के अंदर फोकस दूरी होता है, हवा के अंदर फोकस दूरी, उसका रेशियो, ये जो लेंस बना होता है जिसका, उसका अपवर्तनांक -1 बटा जो पानी और जो ग्लास है उसका अपवर्तनांक -1 के बराबर होता है। तो ये भी डायरेक्ट याद रखिएगा, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा लिख सकते हैं उसको फॉर्मूला में। तो ये वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आपको और इसी का जो दूसरा क्वेश्चन है उसको करेंगे, और साथ साथ और भी आगे बढ़ाएंगे। जो हमने कहा है कि आपको क्या कहते हैं वो प्रिज्म वाला जो एक और क्वेश्चन 5 नंबर का आता है जनरली, उसको करेंगे। बाकी फिर छोटे छोटे इसके अंदर जो क्वेश्चन है उसको करने की कोशिश करेंगे। जो आपका दृष्टि दोष है उसमें कुछ कुछ आता है तो उसके बारे में करेंगे। और मुझे आशा है कि आप लोग मन लगा के पढ़ रहे होंगे, और अगर पसंद आता है वीडियो तो आप इसको लाइक भी कर रहे होंगे, शेयर भी कर रहे होंगे और लोगों को बता भी रहे होंगे। लेकिन थोड़ा सा देख रहे हैं कि आप लोग अभी थोड़ी वृद्धि कम हो रही है सब्सक्राइबर में। इसका मतलब यह है कि आप लोग ज़्यादा नहीं बता रहे इधर उधर, थोड़ा बताया कीजिए जिससे कि दूसरे भी बच्चे उसका फ़ायदा उठा सके, है ना। और आप वो इसका लाभ उठा सकें। अगर पसंद आता है तो ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं भी आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, दिख रहा है आपको कि मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ इतना। तो आप जो है अगर पसंद आता है तो ज़रूर शेयर कीजिए, दूसरों को बताइए, सब्सक्राइब कीजिए। नहीं पसंद आता है तो नहीं कीजिए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं और आपसे तब तक के लिए बाय।